सभी को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं वैदिक पीरियड का। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम टोटल अभी तक 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं रिगार्डिंग वैदिक पीरियड। प्रॉपर डिस्कशन के साथ सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हल किया है। अब इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग वैदिक पीरियड। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद को शुक्ल और कृष्ण भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन सा वेद है जिसको शुक्ल या कृष्ण के भाग में ये क्या किया है, डिवाइड किया है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद इज योर करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात क्वेश्चन की करें, सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा नचिकेता और यम के बीच का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो जो नचिकेता है और यम है उनके बीच संवाद हुआ था, तो वो संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद में आपको इन दोनों का संवाद देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदांगों की कुल संख्या है आपकी, सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। कितनी संख्या है? 6। सही, ठीक है। ये वेद जो वेदांग है ये वेदों को सही ढंग से पढ़ने और समझने के लिए हेल्प करते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे शिक्षा हो गई, निरुक्ता, ज्योतिष, छंद, व्याकरण या कल्प, ये सभी 6 प्रकार के वेदांग हैं जो हमें मदद करते हैं वेदों को समझने के लिए। तो ये हमारे पास टोटल 6 प्रकार के 6 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद का उपवेद है। अब इन्होंने पूछा है कि ऋग्वेद का उपवेद बताइए। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। अच्छा, अगर पूछा जाए धनुर्वेद किसका उपवेद है, तो आप क्या बोल सकते हैं? धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धनुर्वेद है यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का। वहीं अगर हम बात करें गंधर्व वेद, तो गंधर्व वेद किसका है? सामवेद का। किसका है? सामवेद का। और वहीं शिल्प वेद की अगर बात करें तो वो है अथर्व वेद का। किसका? अथर्व वेद का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? व्यास नदी का प्राचीन नाम बताइए। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विपाशा। क्या हो जाएगा? विपाशा। अच्छा, पुरुषनी अगर पूछा जाए तो ये हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कशन किया है नदियों के बारे में और उनके प्राचीन नामों के बारे में। तो आपको पहले भी बताया था पुरुषनी किस नदी का नाम है? रावी नदी का नाम है। अस्किनी किस नदी का नाम कहलाता था? तो चिनाब नदी का कहलाता था। शतुद्री किसका नाम है? तो सतलुज का नाम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा है क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी आ सकता है, तो आपको वो चीज़ भी दिमाग में रखनी है, ठीक है। किस देवता को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। तो मध्यस्थ के रूप में किसने कौन काम किया करता था। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में निष्क शब्द का क्या अर्थ था। तो उत्तर वैदिक काल में जो निष्क शब्द था उसका क्या अर्थ क्या था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुद्रा की इकाई। अच्छा, इससे पहले जब मुद्रा की इकाई माना गया उससे पहले इसे सोने का हार माना जाता था, ठीक है। सोने का हार जैसे शब्दों का यूज किया जाता निष्क के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंज आया और निष्क हमारा मुद्रा की इकाई के रूप में हमने इसको समझा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्र शब्द पहली बार किस ग्रंथ में आया। तो राष्ट्र शब्द सबसे पहली बार किस ग्रंथ में आया? उत्तर वैदिक साहित्य में आया। किस में आया? उत्तर वैदिक साहित्य में आया। राष्ट्र शब्द का मतलब होता था क्षेत्रीय साम्राज्य जो हुआ करते थे उससे रिलेटेड था। तो ये उत्तर वैदिक साहित्य में हमने सबसे पहली बार राष्ट्र शब्द को देखा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो वैशेषिक दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो वैशेषिक दर्शन जो आपका है ये आपको याद रखना है। कुछ दर्शन आपको पिछली वीडियोस में भी कंप्लीट कराए हैं, आप जाके जरूर देखिएगा। तो वैशेषिक दर्शन है ये आपका, इस संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी आपके ऋषि कणाद ने। किसने की थी? ऋषि कणाद ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्राह्मण के परमाणु सिद्धांत जो एटॉमिक थ्योरी है ना, इसके बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि जो एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत है वो किस किस दर्शन में से रिलेटेड है, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या किस ऋषि ने इसकी स्थापना की थी, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, प्रारंभिक ऋग्वैदिक पाठ में अयस का क्या अर्थ था। तो हमने कल पहले भी पढ़ा था अयस का अर्थ, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक पाठ में, ठीक है, स्टार्टिंग में जो ऋग्वैदिक टेक्स्ट में, अर्ली ऋग्वैदिक टेक्स्ट में अयस्क का क्या मतलब था। तो अर्ली ऋग्वैदिक जो टेक्स्ट था उसमें अयस्क का मतलब हुआ करता था कांसा या तांबा, ठीक है। ये लोहा नहीं हुआ करता था, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कॉपर और ब्रॉन्ज वुड बी योर आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, किस उपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख हुआ है। तो चारों आश्रमों का जो उल्लेख हुआ है, सबसे पहले पूछ लिया जाए कि 4 आश्रम है कौन कौन से, ठीक है। या फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा आश्रम नहीं है। तो आपको याद रखना है कि वो 4 आश्रम है कौन से। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और संन्यास, ये आपके 4 आश्रम हुआ करते थे। इनको सबसे पहली बार जो उल्लेख किया गया था वो उल्लेख किया गया था आपका जाबाला उपनिषद में। किसमें? जाबाल उपनिषद में। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि संन्यास को किस उपनिषद में जोड़ा गया तो वो भी आपका आंसर जाबाल बनेगा। वहीं जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ था, वो जो 3 आपके आश्रम थे उनकी बात किस में की गई थी? तो ये भी आपको याद रखना है कि छंदोग्य उपनिषद था, वहां पे कितने आश्रमों की बात की गई थी? 3 आश्रमों की बात की गई थी। कितने आश्रमों की बात की गई थी? 3। वहीं जाबाल में कितने आश्रमों की बात की गई थी? 4। इसमें क्या जोड़ा गया था? तो आपको ये याद रखना है, संन्यास को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? संन्यास को जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी 3 को छांदोग्य उपनिषद में भी डिस्कशन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्रीहि शब्द किसे संदर्भित करता है? व्रीहि शब्द किसे संदर्भित करता है? तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हमने ये बताया था कि जो है आपका, सॉरी एक सेकेंड, जो है आपका, ये जौ किससे रिलेटेड है? आपका यव से रिलेटेड है। जब क्वेश्चन पूछा गया था कि जौ या यव किसका ये नाम है, वैदिक नाम है, तो आपको जौ आपका करेक्ट आंसर था। तो इसी प्रकार आपसे अब ये पूछा जा रहा है कि व्रीहि किससे संदर्भित है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल से संदर्भित है। क्या किससे संबंधित है? चावल से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा है? तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा है? तो शतपथ ब्राह्मण का आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, युजुर्वेद से जुड़ा है। ठीक है, युजुर्वेद में भी जो आपके 2 युजुर्वेद है ना, शुक्ल युजुर्वेद और कृष्ण युजुर्वेद, तो ये शुक्ल युजुर्वेद से जुड़ा है। किसे? शुक्ल से। ठीक है, ये याद रखना, ये शुक्ल युजुर्वेद का सबसे बड़ा और सबसे ज्ञानवर्धक ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, शाही दरबार में सूत का क्या अर्थ था? तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो सूत है इसका क्या अर्थ था? तो सूत का क्या अर्थ था? सारथी या इतिहासकार। सारथी या इतिहासकार आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 2 चीजों का याद रखना है कि जो सूत और दरबारी 2 लोग हुआ करते थे। तो जो सूत हुआ करते थे वो क्या करते थे? जब राजा युद्ध पे जाते थे तो राजा के साथ जाते थे, तो इसे सारथी भी बोला जाता था। वहीं जो दरबारी थे वो क्या करते थे? हिस्ट्री को, जो इतिहास था उसको लिखने का काम किया करते थे, तो वो दरबारी हुआ करते थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस संस्था को नरिष्ठा जिसका संकल्प तोड़ा ना जा सके कहा जाता था? तो पूछा जा रहा है नरिष्ठा किस संस्था को बोला जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा सभा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दशराज्य युद्ध के विजेता सुदास। पहले तो आपका यही हो गया कि दशराज जो युद्ध हुआ था उसके विजेता कौन थे? तो सुदास थे। ठीक है, अच्छा सुदास का भी ये आपको याद रखना है कि ये किस किस उससे रिलेटेड है? वेद से। तो सुदास, ये जो दशराज के युद्ध है ये आपका ऋग्वेद से जुड़ा है। किससे? ऋग्वेद। और मंडल कौन सा? तो 7वें मंडल से जुड़ा है। ठीक है, 7वें मंडल में दशरथ युद्ध की बात की गई है, जिस युद्ध को सुदास ने 10 राजाओं को हरा के जीता था। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सुदास थे वो किस वंश से रिलेटेड थे? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका भरत। ठीक है, इससे आपके रिलेटेड थे। अच्छा, आपको एक चीज और याद रखनी है, इन्हीं के नाम पर जो हमारा भारत का जो नाम पड़ा था, भारतवर्ष, वो इन्हीं के नाम से पड़ा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो प्राचीनतम नाम आपका घग्गर नदी का क्या हो जाएगा? दृष्टद्वती। क्या हो जाएगा? दृष्टद्वती आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई बार सरस्वती भी देता है, तो सरस्वती भी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सी आधुनिक नदी वैदिक नदी क्रुमु से मेल खाती है? तो क्रुमु से मेल खाने वाली जो आपकी वैदिक नदी है वो कौन सी है? कुर्रम। क्या है? कुर्रम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। अच्छा, ऋग्वेद के 2 आपके ग्रंथ है, वो आपको याद रखने हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ग्रंथ। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी सूक्त किसका भाग है? पृथ्वी सूक्त के बारे में पूछा जा रहा है, किसका भाग है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद का भाग है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त किसका भाग है? अथर्ववेद का भाग है। तो इस प्रकार हमने आज भी 20 क्वेश्चन आप अपने वैदिक पीरियड के किए, तो टोटल हमारे आज तक हो जाते हैं 60 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, वो अगले 2 पार्ट्स में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी जो सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स जरूर दें, जैसे भी आपको लगे वैसे कमेंट अपने दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद सभी का, आपका अभी एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू।